In gaseous state, the particles move about randomly at high speed. यानी कि मैटर की जो गैस वाली स्टेट होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली इधर उधर हाई स्पीड पे मूव करते हैं. ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर. इस रैंडम मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से आपस में टकराते हैं और जिस कंटेनर के अंदर होते हैं उसकी वॉल्स को भी हिट करते हैं. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the wall of the container. जो प्रेशर होता है किसी भी गैस पार्टिकल के द्वारा वो इसी वजह से होता है. अब देखो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के हमें पार्टिकल्स दिखा रखे हैं. सॉलिड में जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, नेग्लिजिबल. गैसेस में सॉलिड से कंपैरिजन में थोड़ा काफी ज्यादा होता है और लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है. अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स है इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस करेंगे. कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स? क्या मैटर अपनी स्टेट को बदल सकता है? वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. हमने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये पता है कि जो पानी है वो मैटर की तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है. सॉलिड, आइस यानी कि सॉलिड स्टेट में बर्फ की तरह, लिक्विड एज द फेमिलियर वाटर, लिक्विड यानी कि पानी की तरह, एंड गैस एज वाटर वेपर, और गैस स्टेट में वाटर वेपर की तरह यानी कि जल वाष्प की तरह. व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? एक मैटर में जब ये सब हो रहा होता है तो क्या होता है? What happens to the particles of matter during the change of states? पार्टिकल्स का मैटर के जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके साथ क्या होता है जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं? हाउ डज दिस चेंज टेक प्लेस? ये चेंज किस तरह होता है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. हम ये पढ़ेंगे कि तापमान के बदलने से किस तरह का असर पड़ता है. हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर. एक 150 ग्राम के बीकर एक बीकर में 150 ग्राम आइस लो एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कांटेक्ट विद द आइस. और एक थर्मामीटर लो और उसे इस तरह रख दो कि वो आइस से टच कर रहा है. स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम. अब फ्लेम लो पे रखो यानी कि मंदी आंच पे गैस को या बर्नर जो भी है उसे बीकर को हीट देना शुरू करो. नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. टेम्परेचर को लिखो जब बर्फ पिघलना शुरू करे. नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू मैटर. उस टेम्परेचर को नोट करो जब बर्फ पिघल चुकी और सिर्फ पानी है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट. अब पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट while stirring the water starts boiling. अब एक ग्लास रॉड लो और पानी को तब तक हीट करो जब तक कि वो उबलना शुरू ना कर दो. कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर वेपराइज्ड. थर्मामीटर की रीडिंग पर ध्यान से देखो जब तक कि ज्यादातर पानी इवापोरेट ना हो. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैस स्टेट. अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो जब वाटर लिक्विड से गैस स्टेट में जा रहा है. On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particle increases. जब बर्फ सॉलिड स्टेट में था, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया, उससे क्या हुआ? जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हुई. ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड. अब जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी पार्टिकल्स ने वाइब्रेट स्टार्ट करना शुरू कर दिया ज्यादा स्पीड के साथ.
The energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. अब जो एनर्जी हीट से मिली उस एनर्जी ने क्या किया, जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उससे बढ़ गई, यानी कि हीट एनर्जी से उन्होंने जो आपस के बीच का फोर्स था उसको ओवरकम कर लिया. The particles leave their fixed position and start moving freely. अब particles जो सॉलिड में पहले सिर्फ एक फिक्स पोजीशन पे थे, उन्होंने उस पोजीशन को छोड़ा और फ्रीली मूव करना शुरू कर दिया. A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid. अब एक ऐसी स्टेज आई जब जो बर्फ थी वो पिघल के पानी बना, यानी सॉलिड क्या बन गया, लिक्विड. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. यानी कि वो सबसे कम टेम्परेचर, वो सबसे कम तापमान जहाँ पे एक सॉलिड पिघल के लिक्विड बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग. द मेल्टिंग पॉइंट of ice is 273.15 Kelvin. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, also known as fusion. यानी कि जब भी कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाती है हम उसको फ्यूजन भी बोलते हैं. When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? जब सॉलिड मेल्ट हुआ तो जो टेम्परेचर है थर्मामीटर का वो नहीं चेंज हुआ. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट एनर्जी दे रहे हैं वो कहाँ गई, इस सवाल का जवाब हम आगे पढ़ेंगे. यू हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड. एक्सपेरिमेंट करते हुए हमने ये पाया कि एक बार मेल्टिंग यानी कि बर्फ पिघलने के शुरू होने के बाद टेम्परेचर तब तक नहीं चेंज हुआ टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, जब तक कि पूरी बर्फ पिघल नहीं गई. दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट. ये तब भी हुआ हम कंटिन्यू बीकर को हीट एनर्जी देते रहे, उसे हीट सप्लाई करते रहे. This heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. यानी कि ये हीट एनर्जी कहाँ पे यूज हो रही है, अब जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए ये हीट एनर्जी यूज हो रही है. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in the temperature. अब जो ये हीट एनर्जी है ये आइस ने सोख ली, एब्जॉर्ब कर ली और टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं दिखाया. इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन into the contents of the beaker and is known as the latent heat. इससे हमने ये कंसिडर किया कि ये हीट एनर्जी बीकर के कंटेंट्स में गुम हो गई, छुप गई, और हम इसको कहते हैं लेटेंट हीट. द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन. जो लेटेंट शब्द है उसका मतलब ही क्या होता है, छुपा हुआ. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. यानी कि उस हीट एनर्जी की अमाउंट जो कि हमें चाहिए 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आ चुका हो, उसको हम कहते हैं latent heat of fusion. So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature. When we supply heat energy to the water, अब हम जब
वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं। पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर, अब पार्टिकल पहले से और ज्यादा तेज मूव कर रहे हैं, यानी कि हिलने डुलने लगते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other। अब एक ऐसा टाइम आता है कि जब पार्टिकल्स के पास वो इनफ एनर्जी आ चुकी होती है कि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके फ्री हो जाते हैं। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होने लग जाता है। The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point। यानी कि वो टेम्परेचर, वो तापमान जहाँ पे एक लिक्विड उबलना शुरू कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, हम उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन, यानी जो बॉइलिंग है वो क्या है? बल्क। बल्क यानी कि बहुत ज्यादा, मास फेनोमेनन। Particles from bulk of the liquid gain enough energy to change into vapor state। जो पार्टिकल्स हैं बल्क में से, यानी कि मास पार्टिकल्स में से, वो इनफ एनर्जी गेन करते हैं और वेपर स्टेट में चेंज होते हैं। अब हम जहां पे हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसी तरह हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 डिग्री केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज particles in the steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। ये क्या बता रहा है कि जो पानी हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे है उससे ज्यादा एनर्जी उन वाटर वेपर या फिर उस स्टीम में है जो कि सेम टेम्परेचर पे है। और ऐसा क्यों? क्योंकि स्टीम के पार्टिकल्स ने एक्स्ट्रा एनर्जी ऑब्जॉर्व की है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। तो हमने ये पाया कि हम मैटर की स्टेट को दूसरी स्टेट में बदल सकते हैं टेम्परेचर को चेंज करते हुए। यहाँ देखो हमें एक ब्लॉक डायग्राम दे रखा है कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट जाने के लिए हमने हीट दी, जिसे हम क्या कहते हैं? आप बताइएगा। लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाने के लिए हमने हीट दी, ये गैसियस स्टेट में गया। अब गैसियस स्टेट में जब पार्टिकल्स एनर्जी लूज करते हैं, कूल डाउन होते हैं, तो वाटर वेपर कंडेंस होके क्या बनता है? लिक्विड। और लिक्विड को हम और ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड क्या बन जाती है? बर्फ। We have learned that the substance around us change from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat। But हमने ये सीखा कि जो हमारे चारों तरफ सब्सटेंस है वो सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं और लिक्विड से गैस जाते हैं जब हम हीट अप्लाई करते हैं। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। लेकिन ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉलिड से सीधे गैस स्टेट में चले जाते हैं या फिर गैस स्टेट से सॉलिड में आ जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में आए। इसके लिए एक एक्टिविटी है हमारे पास। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। थोड़ा कपूर या फिर अमोनियम क्लोराइड उसे थोड़े और एक चाइना डिश में डाल। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। अब एक फनल को उल्टा करके उसके ऊपर रख दें। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, यानी कि इसके मुंह पे एक कॉटन प्लग लगा दें। नाउ हीट इट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब इसको आराम से धीमी आंच पे गर्म करना शुरू करें और देखें आपने क्या पाया। व्हाट डिड यू इन्फर? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस without changing into liquid state is called sublimation।
एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। यानी कि वो चेंज जब एक सॉलिड सीधे गैस में बदल जाए, लिक्विड स्टेट में आए बिना, तो हम उसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। उसी तरह जब एक गैस सॉलिड में बदलती है बिना लिक्विड में आए हुए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स। हमने ये पढ़ा कि जो मैटर की अलग अलग स्टेट हैं वो इस वजह से हैं कि उनके पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेसर गैस? क्या हो अगर हम प्रेशर अप्लाई करना शुरू करें और एक गैस को कंप्रेस करना शुरू करें। एक जो इनक्लोज्ड है सिलेंडर, जो कि एक सिलेंडर में है, विल द पार्टिकल कम क्लोजर? क्या पार्टिकल्स पास आएंगे? डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? आपको क्या लगता है कि प्रेशर चेंज करने से, यानी कि बढ़ाने से या घटाने से, एक मैटर की स्टेट चेंज होगी? अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। यानी कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं, तो हम गैसेस को क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई, यानी कि वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में लेके आ सकते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर के अंडर स्टोर की जाती है। Solid CO2 gets converted directly to a gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmosphere। यानी कि जैसे ही प्रेशर को घटाते हैं तो जो सॉलिड CO2 होती है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द रीजन दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसी कारण से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। अब देखो, हमें यहाँ एक इंटर कन्वर्जन का डायग्राम दिया गया है। कोई भी चीज जब सॉलिड से लिक्विड जाती है तो हम उसे फ्यूजन बोलते हैं, और लिक्विड से सॉलिड आती है तो सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस की तरफ जाती है तो वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड की तरफ स्टेट में कन्वर्ट होती है तो कंडेंसेशन। उसी तरह कोई भी सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट होती है तो सब्लिमेशन, और गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है तो डिपोजिशन। अब हम आते हैं इवापोरेशन पे। इवापोरेशन, डू वी नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू कोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? अब क्या हमें हीट चाहिए होती है और प्रेशर चेंज करना पड़ता है मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए? क्या आप कुछ एवरीडे रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जहाँ पे स्टेट चेंज हो रही हो लिक्विड से वेपर विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉइलिंग पॉइंट के? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। जब पानी को अगर कवर ना किया जाए तो वो धीरे धीरे वेपर में चेंज होता है। वेट क्लोथ्स ड्राई, गीले कपड़े सूख जाते हैं। What happens to water in the above two examples? क्या होता है पानी के साथ जो हमने अभी दो एग्जाम्पल्स पढ़े? We know that the particles of matter are always moving and are never at rest। हम ये पढ़ चुके हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं हमेशा मूव करते हैं, रेस्ट पे नहीं। At a given temperature in any gas, liquid or solid,
किसी भी टेम्परेचर पे या तो गैस हो, सॉलिड हो या लिक्विड। दीज पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग स्टेट में पार्टिकल्स के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। इन केस ऑफ लिक्विड, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy। लिक्विड की में बात करें तो स्मॉल फ्रैक्शन यानी कि कम हिस्से के पार्टिकल्स पे जो सरफेस पे होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है और वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से ब्रेक अवे करके वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर at any temperature below its boiling point is called evaporation। अब यानी कि जब कोई भी पार्टिकल्स लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं किसी भी टेम्परेचर पे अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। अब ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो इवापोरेशन पर असर डालती हैं? उसके लिए एक एक्टिविटी है, take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan। एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml पानी लो, खिड़की के पास या फिर पंखे के नीचे रख दो। दूसरी में एक ओपन चाइना डिश में यानी कि एक प्लेट में 5 ml पानी लो, खिड़की या फिर फैन के नीचे रख दो। तीसरी में टेक 5 ml of water in open china dish, keep it inside a cupboard or a shelf in your class। तीसरी में चाइना डिश में 5 ml पानी लो तो कबर्ड में रख लो या फिर शेल्फ पे रख लो। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, जो कमरे का टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवापोरेशन इन द अबव केसेस। अब टाइम आप ऑब्जर्व करें कि कितना लग रहा है इन सभी को, इस पानी को इवापोरेट होने। रिपीट द अबाउ 3 स्टेप एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे। अब इसी तीनों एक्टिविटी को एक रेनी डे पे करें। What do we infer about the effect of temperature, surface area and wind speed on evaporation? आपने evaporation इन कारणों से वजह से आपको क्या ऑब्जर्व किया जब सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड। You must have observed that the rate of evaporation increases and increase of surface area। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो इवापोरेशन भी बढ़ जाता है। We know that evaporation is a surface phenomenon। If the surface area is increased, the rate of evaporation increases। यानी कि अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इवापोरेशन भी और तेजी से होगा। फॉर एग्जाम्पल, while putting clothes for a drying, we spread them out। इसलिए हम कपड़ों को जब सुखाते हैं तो उन्हें ढंग से खोल के फैला के सुखाते हैं। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब भी इवापोरेशन बढ़ता है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी कि पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके दूसरी स्टेट में चले जाएंगे। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी में कम होना, पहले हम ह्यूमिडिटी समझ लेते हैं क्या होता है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि जो वाटर वेपर हवा में मौजूद है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि एक टेम्परेचर पे हमारे चारों तरफ जो हवा है वो एक अमाउंट से ज्यादा वाटर वेपर और होल्ड यानी अपने अंदर नहीं कलेक्ट कर सकती, कैरी कर सकती। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, यानी कि अगर हवा में पानी पहले ही ज्यादा है तो इवापोरेशन घट जाएगा। इसीलिए ह्यूमिडिटी अगर घटेगी यानी कि हवा में पानी कम होगा तो इवापोरेशन जल्दी होगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, यानी कि जब हवा तेजी से चलने लगे। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन एन इंडिविजुअल। ये हम सब ने देखा है कि जब तेज हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। जब जैसे हवा की गति या स्पीड बढ़ती है तो जो वाटर वेपर होते हैं वो हवा के साथ आगे चले जाते हैं। डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, यानी कि
आसपास जो वाटर वेपर है कम हो जाते हैं और इवापोरेशन जल्दी होता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे people sprinkle water on the roof or open ground because large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। आपने देखा होगा कि जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी होती है लोग ग्राउंड में या छतों पे पानी डालते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब आप लिक्विड किसी भी हॉट सरफेस पे डालते हो तो जो लिक्विड पार्टिकल है वो हॉट सरफेस से क्या करता है, एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और इवापोरेट हो जाता है। इसी इवापोरेशन की वजह से क्या होता है, चीजें ठंडी होती है। वाई शुड बी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हमें गर्मियों में कॉटन यानी सूती के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? ड्यूरिंग समर वी perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool। गर्मियों के दौरान perspire होता है पसीना, हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है क्योंकि हमारे शरीर का मैकेनिज्म ऐसा है जो हमें ठंडा रखता है। We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy। तो हम पानी की छोटी छोटी बूंदे किसी भी एक ठंडे पानी के ग्लास के बाहर क्यों देखते हैं? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। एक ग्लास में बर्फ जैसा ठंडा पानी लीजिए। सून वी विल सी ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। थोड़ी देर में हम क्या देखेंगे कि ग्लास के चारों तरफ क्या छोटी 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 पानी की बूंदें। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted into liquid state which we see as water droplets। अब जो वाटर वेपर हवा में होते हैं जब वो एक ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी लूज करते हैं और जो गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको हम किस तरह देखते हैं, वाटर वेपर की तरह। अब नाउ अभी हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, बट जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलो तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में कुछ पढ़ते हैं। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, यानी बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं। These particles are in form of ionized gases। ये किस फॉर्म में होते हैं, आयनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में। The fluorescent tube and neon sign bulbs consist of plasma। Inside a neon sign bulb there is a neon gas। एक नियॉन साइन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होती है। एंड इनसाइड अ फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज अ हीलियम गैस। और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस होती है, हीलियम या फिर कोई और। द गैस गेट आयनाइज्ड, दैट इज आयनाइज का मतलब क्या होता है, इज गेट्स चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है जो गैस होती है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। अब इस चार्जिंग की वजह से क्या होता है, ट्यूब के अंदर एक प्लाज्मा क्रिएट हो जाता है। द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। जिस तरह की गैस होगी उस तरह का प्लाज्मा का कलर होगा। द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे। तो हमारा ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब हम इसके सारे टेक्सचुअल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे।